स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की थी अंतर्राज्यीय संबंध के पहले भाग की, जिसमें मैंने आपको बताया अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में। इसके अलावा हमने चर्चा की अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होते हैं उनको सुलझाने के लिए अनुच्छेद 262 का संसद किस प्रकार उपयोग कर सकती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स इसके आगे की भाग की, जिसमें हम आपको बताएंगे क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। इसके अलावा पूर्वोत्तर परिषद क्या है, इन सभी की आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की यहाँ बात की जा रही है कि अंतर्राज्यीय व्यापार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कैसे होगा, और उसी की अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। यानी मित्रों संविधान के अनुच्छेद 301 में यह लिखा हुआ है कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी अगर व्यापार होगा, यानी एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है तो स्वतंत्र रूप से व्यापार होगा। इस पर जो है कोई भी राज्य जो है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता, आप याद रखिए। आगे कहता है इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोध को हटाना और देश में व्यापार वाणिज्य समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करना है। यानी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो 301 लाया संविधान में, उसका उद्देश्य यहाँ बताया जा रहा है कि इस उद्देश्य के लिए यह लाया गया ताकि राज्यों के मध्य जो है सीमा के अवरोध हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है किसी भी प्रकार के अगर व्यापार होते हैं तो उस पर जो है किसी प्रकार की रोक टोक कोई राज्य ना लगाए और व्यापार जो हो वो स्वतंत्र हो। इसको हमने जो है प्रोत्साहित करने के लिए ही अनुच्छेद 301 को संविधान में जोड़ा है। और आगे मित्रों यहाँ बात कही जा रही है कि इस प्रावधान में स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम पर भी है। मतलब मित्रों ये कह रहा है कि जो स्वतंत्रता होगी व्यापार और वाणिज्य की, वो केवल और केवल जो है अंतर्राज्यीय व्यापार में ही नहीं है, बल्कि इसका जो है विस्तार होगा वो व्यापार वाणिज्य और समागम पर भी है। यानी जो अनुच्छेद 301 है उसका विस्तार जो है राज्यों के भीतर व्यापार में वाणिज्य और समागम पर भी है। अतः यदि किसी राज्य की सीमा पर या पहले अथवा बाद के स्थानों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। यानी फ्रेंड्स आप इतना समझिए कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे राज्य में जो है आप दूसरे राज्य से चीज़ें लाकर मेरे राज्य में बेच नहीं सकते। यानी अगर वो ऐसा कहता है तो वो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करता है और फिर जो है उसके ऊपर जो है उक्त कार्रवाई जो है की जा सकती है। और आगे फ्रेंड्स यहाँ बात कही जा रही है कि संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हमने संसद को यह अधिकार दिया है कि वो अगर चाहे तो किसी भी राज्य के अंदर व्यापार करने के लिए या वाणिज्य करने के लिए जो है वो प्रतिबंध लगा सकती है। यानी जो है राज्य को हमने अधिकार नहीं दिया, बल्कि हमने संसद को यह अधिकार दिया है कि वो चाहेगी तो वो राज्य के भीतर जो है व्यापार करने पर रोक लगा सकती है। आगे मित्रों बात कही जा रही है किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा भारत के किसी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद नहीं कर सकती। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि संसद जो होगी वो ऐसा नहीं कर सकती कि हाँ मैंने जो है, यानी कि एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान लीजिए दो राज्य हैं, कोई भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मान लीजिए दो राज्य हैं, तो अगर संसद ये कहे कि जो है मध्य प्रदेश को तो हमने ये अधिकार दे दिया कि हाँ आप जो है अपने जो राज्य क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ से किसी वस्तु अगर कोई आ रही है तो आप जो उसको मना कर सकते हो बेचने के लिए, और छत्तीसगढ़ में जो है मध्य प्रदेश से अगर कोई वस्तु जा रही है तो उसके लिए मना कर दिया कि नहीं आप जो है ऐसा जो है वहाँ पे वस्तुएं नहीं बेच सकते। तो ऐसा संसद नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए संसद को अगर कुछ भी करना होगा तो वो जो है किसी भी राज्य को एक दूसरे पर प्राथमिकता नहीं देगी। और यहाँ जो है कुछ अपवाद बता रहा है कि कौन सी परिस्थिति में संसद ऐसा कर सकती है कि जो है राज्य के भीतर जो है व्यापार पर वो प्रतिबंध लगा सकती है। तो कह रहा है कि मान लीजिए किसी राज्य में कोई वस्तु की कमी हो गई और अगर वो वस्तु दूसरे राज्य में जाकर बेची जा रही है तो इस पर जो है संसद भी प्रतिबंध लगा सकती है कि हाँ इस राज्य के अंतर्गत ये वस्तु की कमी है और आप जो है इस वस्तु को दूसरे राज्य में जाकर के नहीं बेच सकते। यानी जो भी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा वो केवल और केवल संसद को ही हमने दिया है। ये बात यहाँ कही जा रही है। आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में अथवा
सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, मैंने आपसे जो है केंद्र राज्य संबंधों में भी इस बात की चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए किसी राज्य को व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना है तो वो क्या करेगी, उस व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसको एक बिल लाना होगा अपनी विधानसभा में, और वो बिल जो विधानसभा में लेकर के आएगी, वो विधानमंडल जो राज्य की विधायिका जो है बिल लेकर के आएगी उस विधानसभा में, उस बिल को सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से जो है सहमति लेनी होगी। यानी आपको जो है उस बिल को जो है राष्ट्रपति को भेजना होगा और आपको बताना होगा कि ये जो बिल है, हम जो है ये बिल जो है हमारी विधायिका में ला रहे हैं, और अगर राष्ट्रपति उसकी सहमति दे देगा तभी आप जो है ऐसा बिल लेकर के आ सकते हो अपनी विधायिका में। अन्यथा आप जो है किसी भी व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसी भी प्रकार का आप जो है कोई भी विधेयक अपनी विधायिका में नहीं ला सकते। मित्रों, आप जो है आसान शब्दों में इस बात को समझ लीजिए। आगे फ्रेंड्स कहता है, इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका एक राज्य को दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दे सकती और राज्य के मध्य विभेद नहीं कर सकती। यानी मित्रों, यहाँ पर राज्य विधायिका के बारे में कह रहा है कि जो राज्य की जो विधायिका होगी वो जो है एक राज्य को दूसरे पर जो है किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दे सकती। और आगे फ्रेंड्स हम बात करें तो कह रहा है, किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य से आयातित उन वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो उस संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि एक राज्य जो है दूसरे राज्य से अपने राज्य में आने वाली किसी वस्तु पर जो है टैक्स लगा सकती है। अगर वो कोई भी वस्तु जो है वो दूसरे राज्य में जो है बन रही है तो वो जो है राज्य की विधायिका उस राज्य के किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी उदाहरण से आप समझिए कि मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य हैं और छत्तीसगढ़ से कोई वस्तु जो है मध्य प्रदेश में आ रही है, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार होगी यानी मध्य प्रदेश की जो विधायिका होगी वो जो है छत्तीसगढ़ की किसी भी वस्तु पर जो है टैक्स लगा सकती है। ये बात यहाँ कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमने बात की अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की कि हमने जो अधिकार दिया वो हमने संसद को दिया व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का, और भी हमने जो है कुछ प्रावधानों की चर्चा की। और फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्रीय परिषदों की। यानी क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है, इनका क्या प्रावधान है, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसका गठन संसद के द्वारा कानून बना करके किया गया है, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद जो है वो एक सांविधिक निकाय है। और मित्रों, मैंने आपसे जो है पिछले ही अध्याय में इस बात पर विस्तृत चर्चा की थी कि 3 शब्दों के बारे में मैंने आपसे बताया था, और आशा करता हूँ कि आप जो है अभी ये शब्द हमारे यहाँ पे जो है आया है तो आप इसका मतलब भली भांति समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि हमने जो क्षेत्रीय परिषदें बनाई वो जो है हमने बनाई उसको हमने कैसे बनाया, तो ये कह रहा है कि हमने क्षेत्रीय परिषदों को बनाया है एक कानून के माध्यम से। और वो कानून कौन सा है, वो कानून है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और आगे कहते हैं, इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया है, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। यानी फ्रेंड्स, क्षेत्रीय परिषदें अगर आज आपको पूछ ले कि भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें वर्तमान में हैं, तो आप कहोगे कि भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। और वो कौन कौन सी क्षेत्र है, यानी हमने भारत को 5 क्षेत्रों में बांट दिया है। तो कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया है। यानी उत्तरी क्षेत्र, तो मित्रों अगर आपसे मैं चर्चा करना चाहूँ तो देखिए क्षेत्रीय परिषदों के बारे में यहाँ दे रखा है कि क्षेत्रीय परिषदें जो है वो कौन कौन सी और किन किन क्षेत्रों में हमने बांट रखी है। तो देखिए 5 क्षेत्रीय परिषदों की यहाँ पे चर्चा की हुई है, उत्तरी क्षेत्रीय, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। यानी फ्रेंड्स, आपको अगर याद रखा हो तो आप ऐसे याद रखिए, देखिए उत्तर यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 जो दिशाएं हैं उनके लिए तो 4 क्षेत्रीय परिषदें हमने रख दी। यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। और मित्रों, जो बीच का क्षेत्र बच गया यानी मध्य का, उसके लिए हमने अलग से क्षेत्रीय परिषद बना दी। तो पूर्वी में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, पूर्वी में ये कह रहे हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आ रहे हैं। उत्तरी में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। मध्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। यानी जो बीच के राज्य हैं, भारत के जो मध्य में जो राज्य हैं वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ रहे हैं। पश्चिम में कौन कौन से आ रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में वाले जो राज्य हैं वो आ रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली। और दक्षिण में यानी दक्षिण भारत में जो राज्य हैं वो हमारी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे थे क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। और आगे कहते हैं कि
जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं, यानी जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई क्षेत्रों को, कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। यानी जब भी हमें क्षेत्रीय परिषदों को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कानून हम लाते हैं तो हम जो है किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो कह रहे हैं कि देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र, संचार के साधन, सांस्कृतिक अथवा भाषाई संबंध, आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हमें जब भी क्षेत्रीय परिषदें बनानी होगी तो हम जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और वो कुछ चीज़ें कौन सी होंगी, तो कह रहा है कि हमारे यानी मान लीजिए हमने जो है, और यानी मान लीजिए अगर मुझे क्षेत्रीय परिषद, छठवीं क्षेत्रीय परिषद बनानी है तो हम जो है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है कि देश का प्राकृतिक विभाजन, यानी जो है क्षेत्रीय परिषद का हम निर्माण करेंगे तो हमारे देश के विभाजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमारा देश का जो क्षेत्र है वो कैसे विभाजित होगा और उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो नदियाँ होगी उसका पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और संचार के साधन हैं। इसके अलावा भाषा, यानी भाषाई जो लोग रहते हैं भारत में वो कौन कौन से जो है, उन पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे जो है इससे प्रभावित होगी, और भारत की जो आंतरिक और सुरक्षा है उसकी भी हमें जो है ध्यान रखना होगा। तो यानी कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई है कि हमें अगर क्षेत्रीय परिषदें बनानी है तो हम जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और आगे फ्रेंड्स कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के संगठन के बारे में कह रहा है कि कौन कौन क्षेत्रीय परिषदों में शामिल होते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कुछ सदस्य होते हैं। तो कह रहा है केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासक, और इसके अलावा निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद से सलाहकार के रूप में संबंधित होते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो भी क्षेत्रीय परिषद होगी उसके अंतर्गत कुछ जो है सदस्य भी होते हैं और कुछ जो है अन्य जो है सदस्य होते हैं उसके अंतर्गत। तो कह रहा है कि जो केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री होगा, यानी भारत सरकार का गृह मंत्री जो होगा वो तो उसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा सभी राज्य, जितने भी भारत में राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो भी क्षेत्रीय परिषद, मान लीजिए कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हमने जो है शामिल कर रखा है 7 राज्यों को, तो 7 राज्यों में से जो है 2 तो उस राज्य से मंत्री जो है होने चाहिए, उसे जो भी क्षेत्रीय परिषद होगी, यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में 2 राज्य मंत्री भी होने चाहिए, यानी 2 राज्यों से मंत्री भी उसमें शामिल होने चाहिए। इसके अलावा जो है क्षेत्र में स्थित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, यानी जो भी क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर्गत अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल है तो उस केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होगा वो भी उस क्षेत्रीय परिषद में सदस्य के तौर पर शामिल होगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि कुछ जो है सलाहकारी व्यक्ति भी उसमें होते हैं, यानी योजना आयोग का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी उसका सदस्य बनाया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार का कोई मुख्य सचिव है, यानी राज्य सरकार का जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो भी उसका सदस्य बनाया जाता है। आगे फ्रेंड्स कहता है केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। यानी मित्रों मैंने आपसे चर्चा की कि जो केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री होता है, यानी भारत का गृह मंत्री जो होगा वो 5 क्षेत्रीय परिषदों, यानी जो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं उन सभी का अध्यक्ष कौन होगा, केंद्र सरकार का गृह मंत्री। और आगे कहते हैं कि प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। यानी फ्रेंड्स जो भी मुख्यमंत्री होगा, यानी जिस भी जो क्षेत्रीय परिषद है उसके अंतर जो भी राज्य शामिल हैं तो उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा 1 साल के लिए वो उसका उपाध्यक्ष भी होता है। यानी एग्जाम्पल से समझो कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की मान लीजिए अगर कोई बैठक होगी तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका अध्यक्ष तो होगा केंद्र सरकार का गृह मंत्री। अब उसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन होगा, तो कह रहे हैं कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो है हमने 7 राज्य शामिल किए हुए हैं। यानी कह रहा है उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 राज्य हमने इसमें शामिल किए हैं। तो उपाध्यक्ष कैसे उसका बनेगा, तो कह रहा है कि देखिए 1 साल उपाध्यक्ष होगा पंजाब का मुख्यमंत्री, दूसरे साल जब बैठक होगी तो दूसरे साल उसका उपाध्यक्ष होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री, फिर तीसरे साल हिमाचल का, चौथे साल राजस्थान का, तीसरे साल 5वें साल दिल्ली और 6वें चंडीगढ़ और 7वें साल फिर जम्मू कश्मीर का। यानी इस प्रकार से 1 साल जो है प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री उसका उपाध्यक्ष बनता रहेगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। और आगे मित्रों यहाँ कहते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य, यानी हमने क्षेत्रीय परिषद बनाई क्यों, तो कह रहे हैं क्षेत्रीय परिषद हमने इसलिए बनाई ताकि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहभागिता, समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके और आर्थिक सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्य परिवहन और सभी विषयों पर विचार विमर्श किया जा सके। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि हमने क्षेत्रीय परिषद को इसलिए बनाया ताकि हम जो है भारत में अपनी आर्थिक
जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखें। इसके अलावा सीमा विवाद अगर हो तो उनको भी हम आसानी से निपटा सकें। इसके अलावा अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में मान लीजिए किसी भी प्रकार का परिवहन होता है तो जो भी उसके अंतर्गत टकराव होते हैं, यानी कभी कभी राज्य जो है अपने जो है राज्य क्षेत्र में किसी परिवहन पर अगर रोक लगा दे तो उस रोक को या ऐसे किसी भी मामले को कैसे निपटाया जाएगा, तो इन सभी मामलों को जो है निपटाने के लिए और हितों में टकराव कम करने के लिए हमने क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया है। और इसके अलावा हम जो है भारत में जो है एकता बनाए रखें, इसके अलावा भी हमने क्षेत्रीय परिषदें बनाई हैं। और फ्रेंड्स आगे कहता है कि केवल चर्चात्मक एवं परामर्शदात्री निकाय है। यानी फ्रेंड्स क्षेत्रीय परिषद ने मान लीजिए कोई भी अगर सिफारिश की कि क्षेत्रीय परिषद ने मान लीजिए कह दिया कि जो है इस राज्य को जो है हम जो है इस राज्य के मामले को निपटाने के लिए हमने जो है ये निर्णय दे दिया कि आपको जो है, यानी मित्रों मान लीजिए अंतर्राज्यीय परिवहन का ही मामला उठ गया या सीमा विवाद का मामला उठ गया। मैं मान लो कि राजस्थान और जो है मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों के बीच अगर मान लो सीमा विवाद का जो है मामला उठ जाए, यानी जो है अपने बॉर्डर को लेकर के दोनों राज्य अपने बॉर्डर को लेकर के किसी विवाद जो है उत्पन्न कर लें, तो उस स्थिति में मान लीजिए कि क्षेत्रीय परिषद ने यह कह दिया कि राजस्थान की सीमा यहाँ तक होगी और मध्य प्रदेश की सीमा यहाँ तक होगी। तो जो क्षेत्रीय परिषद ने यह बात कही कि जहाँ जो है राज्य और यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो सीमा का निर्धारण है उसने बात कही कि जो है यहाँ इनका जो है सीमा होगी। तो ये जो उसने निर्णय दिया, ये निर्णय जो है वो होगा, वो एक प्रकार से सलाहकारी है। यानी राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं कि इसने कह दिया कि हाँ आपके राज्य की सीमा यहाँ तक है तो आपके राज्य की सीमा यहाँ तक रहेगी। नहीं, ये राज्य नहीं मान सकते कि हमारी जो है राज्य की सीमा यहाँ तक होगी। यानी ये जो है एक परामर्शदात्री निकाय, यानी इसका काम क्या है, केवल आप जो है सलाह दे दो। यानी क्षेत्रीय परिषदें क्या करेगी, केवल सलाह देने का काम करेगी, राज्य माने या ना माने उसके ऊपर निर्भर है। आगे फ्रेंड्स कह रहा है विस्तार पूर्वक कार्यों की बात कह रहा है कि विस्तार पूर्वक अगर हम देखें तो क्षेत्रीय परिषद क्या काम करती है, तो कह रहा है भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण करना। यानी इसका उद्देश्य ये भी था कि हम जो है भारत में एकता को बनाए रखें और हमारे जो भारत की जो हमने एकीकरण किया, यानी आज़ादी के बाद हमने रियासतों को भी मिलाया, तो उसी के संदर्भ में बात की जाए कि हमने इसको जो है इन कारणों से बनाया कि हम जो है देश का एकीकरण कर सकें। इसके अलावा क्षेत्रवाद, भाषाई और विशेषता के विकास को रोकने में, यानी जो क्षेत्रवाद की जो समस्याएं वर्तमान में बनती रहती है कि अलग अलग राज्य के अंतर्गत कोई भी जो है समूह बन जाता है और वो अलग से राज्य की मांग करने लगता है, तो ये सभी जो मुद्दे उठते हैं, इन सभी यानी ये सभी मुद्दे जो है उठे ना और जो है हम भारत को एक बनाए रखें, यानी हम भारत की एकता को बनाए रखें। तो इन सभी मामलों के लिए हमने क्षेत्रीय परिषदों को बनाया है। इसके अलावा विभाजन के बाद के प्रभाव को दूर करना, यानी जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके बाद कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न हुए, यानी पुनर्गठन से संबंधित या देश के एकीकरण से संबंधित कौन कौन से जो है मामले उठे, तो उन सभी मामलों को रोकने के लिए और जो है उन सभी मामलों को जो है समाप्त करने के लिए हमने जो है क्षेत्रीय परिषदें बनाई। इसके अलावा केंद्र और राज्यों को सामाजिक आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम बनाना। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है केंद्र और राज्य जो हैं उनके मध्य सामाजिक और आर्थिक विषय जो है, यानी उनके मध्य कोई भी सामाजिक और आर्थिक विषय है उनमें जो है वो एक दूसरे की सहायता कर सके, इसके लिए भी हमने क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया। इसके अलावा हमने मुख्य विकास योजनाओं के सफल और तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना, यानी जितनी भी मुख्य जो हमने विकास परियोजनाएं चलाई है, यानी कोई सी भी अगर मान लीजिए कि मनरेगा ही योजना है, तो मनरेगा तो केंद्र सरकार की योजना है, तो ये योजना जो है अपना उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके और सभी को रोजगार मिले, तो इसी कारण से हमने जो है क्षेत्रीय परिषदें भी बनाई है। यानी हम जितनी भी अच्छी योजनाएं बनाएं तो उनका सफल रूप से जो है क्रियान्वयन राज्यों के द्वारा किया जाए। और आगे मित्रों कहता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य में राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना, यानी देश के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो है राजनीतिक जो भी मुद्दे उठते हैं वो राजनीतिक मुद्दे ना उठें और जो राजनीतिक जो साम्य है वो बना रहे, इसके लिए हमने जो है क्षेत्रीय परिषदों को बनाया है। तो फ्रेंड्स आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया क्षेत्रीय परिषदें क्या है, यानी आप इतना समझ लो कि हमने क्षेत्रीय परिषदें इसलिए बनाई ताकि भारत जो है हमेशा एक बना रहे, आसान शब्दों में और स्वीट और शॉर्ट एंड स्वीट्स में अगर आप ये समझो। आगे हम बात करें तो अब हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर परिषद की, यानी अभी तो मैंने आपसे बात कर ली कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य के जो राज्य हैं उनके लिए हमने क्षेत्रीय परिषदें बना दी। लेकिन मित्रों अभी मैंने आपसे चर्चा इस बात की नहीं की थी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, यानी जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, कौन कौन से 7 सिस्टर स्टेट हैं
आपसे मैं चर्चा कर दूं तो देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और एक राज्य हमारा रह गया नागालैंड। ये 7 राज्य जो हैं वो 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी जो एक साथ 7 राज्य हैं, इस कारण इनको 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है। तो मित्रों, इसी की बात यहाँ की जा रही है कि जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके लिए हमने अलग से जो है एक पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण किया है, और इसके अंतर्गत जो है हमने सिक्किम राज्य को भी शामिल किया है। तो हम चर्चा करें तो करें कि उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया। यानी फ्रेंड्स, मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्षेत्रीय परिषदें हमने बनाई कौन से अधिनियम के माध्यम से? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से। लेकिन यहाँ बात की जा रही कि हमने पूर्वोत्तर परिषद जब बनाई तो पूर्वोत्तर परिषद के लिए तो हमने जो अलग से कानून बनाया, यानी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है उसके माध्यम से हमने पूर्वोत्तर परिषद का निर्माण नहीं किया। उसके लिए तो हमने अलग से कानून बनाया था, और वो कानून कौन सा है? वो कानून है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971। आगे कहते हैं कि इनके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। यानी मित्रों, जो 7 राज्य हैं मैंने आपसे अभी चर्चा की थी, 7 राज्य और एक सिक्किम की मैंने आपसे चर्चा की, तो ये 8 राज्य जो हैं, ये 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और कहते हैं कि इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। यानी फ्रेंड्स, जो काम क्षेत्रीय परिषदें करती है वही कार्य पूर्वोत्तर परिषदों के भी हैं। और आगे मित्रों बात कही जाए कि यह एक एकीकृत अथवा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसमें साझे महत्व के विषय सम्मिलित हों। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। यानी इसका काम भी मित्रों वही है कि यह जो पूर्वोत्तर परिषद होगी वो इन 7 राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मामला अगर उठे तो उस मामले को निपटाने का एक काम करती है, और अपने सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो बनाए रखे, इसी के संदर्भ में यह काम जो है करती है। तो पूर्वोत्तर परिषद की मैंने आपसे मित्रों चर्चा की, और आज का हमारा जो अंतर्राज्यीय संबंध से जो संबंधित टॉपिक था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। और मित्रों, आसान से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, और अंतर्राज्यीय संबंध का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ होगा। मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रकार की इस टॉपिक्स में कंप्लीट होती है तो आप जो है वीडियोज़ को आपके पास वीडियो तो हमेशा पड़ी रहेगी, आप जो है बार बार इन वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना जो है टॉपिक है वो अच्छे से तैयार आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का आपको टॉपिक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। मैं जो है उनका उत्तर देने का प्रयास जो है करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे आपातकालीन प्रावधानों की। यानी मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अगला अध्याय होगा। और अक्सर एग्जाम्स में यानी कि एक ना एक क्वेश्चन तो आपातकालीन प्रावधान, यानी जो आपातकाल भारत में लगते हैं, कौन कौन से आपातकाल हैं, तो उन सभी की हम चर्चा करेंगे और विस्तृत और आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, जो है आपसे मेरी विनती है कि ये आप अध्याय यानी अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो आप बिल्कुल स्किप न करें। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में आपातकालीन प्रावधानों के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।